हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप सभी को फिर से एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के 10 इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ करके जाइएगा मत, क्योंकि आज आप लोगों को बहुत सारे ज़्यादा इसमें फायदा होने वाला है। यह जो है साइकोलॉजी का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम 10 प्रश्न करा चुके हैं पार्ट 1 में, जो कि अपने भाषा में समझा है। जिसने भी देखा है उनको मजा आ गया है, आप भी देखिएगा, आपको भी मजा आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी 10 प्रश्न कराएंगे और उसको अपने शब्द में अपने ही भाषा में कराने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, समझते रहिएगा। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दबा करके, ना समझ में आएगा मत कीजिएगा। बस एक बार समझ करके तो देखिए। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, उसको आपको हम अपने भाषा में समझाएंगे। अपने भाषा में हम नोट्स भी बनाए हुए, अपना भाषा में एकदम। आप लोग समझते हैं साइकोलॉजी हार्ड है, हार्ड नहीं है। चलिए समझिए, पहला प्रश्न बोल रहा है कि आत्मसिद्धि से आप क्या समझते हैं। कहीं कहीं पे लाइट अगर बढ़ता होगा ना दिखता होगा तो हम बोल देंगे, सुन लीजिएगा। ठीक है ना। अगर आप लिखना चाहे तो वीडियो को रोक रोक करके लिख सकते हैं, नहीं तो हम पीडीएफ तो खरीदे ही देंगे। बस आपको चाहिए आप बोल दीजिएगा। ठीक, पहला प्रश्न है आत्मसिद्धि से आप क्या समझते हैं, यही तो प्रश्न है। चलिए देखते हैं आत्मसिद्धि कहते किसे हैं। देखिए हम लोग किसी भी चीज को पाने की प्रबल इच्छा रखते हैं, ठीक है ना। हम लोग चाहते हैं कि उसे पा ही ले। कभी कभी हम लोग मिशन भी बना लेते हैं कि इस चीज को पा लेना है, तो उससे पाने के लिए हम क्या करते हैं, पूरा एकदम पुरजोर मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद उस चीज को हम पा लेते हैं। एक लक्ष्य बनाते हैं और उस लक्ष्य को पा लेते हैं। तो जब हम उस चीज के बारे में लक्ष्य बनाते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं और उस चीज को हम पा लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, तो इसे ही तो कहा जाता है, क्या बोले हैं, आत्मसिद्धि। इसे ही तो आत्मसिद्धि कहा जाता है। यानी 100 शब्द की एक शब्द कहे तो सीधा समझिए कि अपने लक्ष्य को पा लेना आत्मसिद्धि कहलाता है, यही तो है। और आप अगर साइकोलॉजी की किताब से पढ़िएगा ना तो शायद आपको समझ में ना आए। मेरा समझाने का कुछ तरीका ही इस तरह है कि आपको समझ में आ जाए। बस हलवा बना के आपको दिमाग में रख देना है, ताकि आप बस उसको चाटते रहिए, समझते रहिए और एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोला है। दूसरा प्रश्न बोला है सांवेगिक बुद्धि किसे कहते हैं। सांवेगिक बुद्धि, उसको भी अपने शब्द में ही बताएंगे, बस आप लोग समझते रहिए सांवेगिक बुद्धि कहते किसे है। चलिए समझिए, जब हम लोग किसी व्यक्ति को आदेश देते हैं और उसे हम अपने आदेश पर चलाते हैं उसे, और मेरे आदेश पर वो चलता भी है, अगर न भी चलना चाहे फिर भी हम उसे चलाते हैं अपने आदेश पर, इसे कहते हैं हम लोग सांवेगिक बुद्धि। यानी किसी भी व्यक्ति को अपने आदेशानुसार चलाना, अपने आदेश के अनुसार चलाना ही कहलाता है सांवेगिक बुद्धि। समझ में आया सांवेगिक बुद्धि किसे कहते हैं। कुछ नहीं, एकदम आसान है। नेक्स्ट प्रश्न, बस एकदम आसान है, एकदम कुछ भारी नहीं है। देखिए अगला प्रश्न है संस्कृति एवं बुद्धि के बीच संबंध को स्थापित करें। दिखता होगा आप लोगों को, संस्कृति एवं बुद्धि के बीच संबंध को स्थापित करें। अगर आप लोग से एग्जाम में पूछ दे तो लिखना है संस्कृति एवं बुद्धि के बीच निम्न अंतर है। एक साइड संस्कृति, दूसरे साइड बुद्धि। अन्यथा ऐसे भी आप लिख सकते हैं, दोनों के बीच निम्न अंतर करके पहले संस्कृति की परिभाषा फिर बुद्धि की परिभाषा, जो भी उसके बारे में अंतर लिखना है। चलिए हम बोल देते हैं, आप सुन लीजिए। संस्कृति किसे कहते हैं, तो जो भी विधि विद्यान प्राचीन काल से चलते ही आ रही है। पहले हम संस्कृति के बारे में बता रहे हैं, और उसी विधि विद्यान पर हम लोग भी चलते हैं, उसी जो परंपरा चलते आ रही है उसी परंपरा पर हम लोग भी चलते हैं, तो इसे हम लोग संस्कृति कहते हैं। ठीक है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे संस्कृति कहते हैं। हमारे पूर्वज लोग जो भी विधि विद्यान को माने, जिस परंपरा पर चलते आए उसी पर हम लोग भी चल रहे हैं, इसे संस्कृति कहते हैं। जैसे सूर्य को देवता मान करके उसको पूजा करना, ये संस्कृति है। जबकि बुद्धि, जब हम लोग किसी भी चीज को समझने लगते हैं, उसके बारे में प्रतिक्रिया देने लगते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं बुद्धि। जब हम लोग किसी भी चीज को समझने लगते हैं, उसके बारे में प्रतिक्रिया देने लगते हैं, यानी कि मेरा बुद्धि विकसित हो गया है, इसे ही तो हम लोग बुद्धि कहते हैं। आप बुद्धि ये नहीं समझते हैं, समझ रहे हैं। तो संस्कृति और बुद्धि में हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, लेकिन साइकोलॉजी की किताब से पढ़िएगा तो शायद ये भी समझ में ना आएगा। हम तो अपने भाषा में आपको समझा रहे हैं ना, निश्चित समझ में आएगा। अब आपका एक सवाल होगा सर ऐसे लिखेंगे तो नंबर देगा, जी बिल्कुल देगा। विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, आप बिल्कुल नंबर देगा आपको। बस आपको लिखना है, छोड़ करके आइएगा, उससे अच्छा है ना अपने भाषा में लिखना है, बस मजा आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है अंतरावैयक्तिक संचार एवं अंतरवैयक्तिक संचार में अंतर स्पष्ट करें। अंतर करें यानी अंतर स्पष्ट करें, एकदम थोड़ा सा अंतर है। यह अंतरावैयक्तिक और यह है अंतरवैयक्तिक, दोनों संचार होता क्या है। अंतरावैयक्तिक एवं अंतरवैयक्तिक संचार में अंतर स्पष्ट करना है। उसी तरह से लिखिएगा, निम्न अंतर है, दो साइड में बांट दीजिएगा, दो भाग में, एक साइड अंतरावैयक्तिक दूसरे साइड अंतरवैयक्तिक, जिस हिसाब से पूछा, और दोनों में अंतर लिखना शुरू कीजिएगा। चलिए अपने शब्द में हम बताते हैं, इसको अपने भाषा में हम लिखे हुए हैं कि आखिर दोनों में अंतर है क्या। जो अंतरावैयक्तिक संचार होता है ना, यह दूर स्थित व्यक्तियों के लिए किया जाता है।
किसके लिए? तो अंतरावैयक्तिक संचार दूर स्थित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जबकि वहीं हम अंतरवैयक्तिक संचार की बात करें तो अंतरवैयक्तिक संचार नजदीक स्थित वस्तुओं के लिए किया जाता है। समझ में आया दोनों पॉइंट? अंतरावैयक्तिक संचार दूर स्थित वस्तुओं के लिए, अंतरवैयक्तिक संचार नजदीक स्थित वस्तुओं के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और भी देखिएगा अंतरव्यक्तिक संचार और अंतरव्यक्तिक संचार में अंतर। अंतरव्यक्तिक संचार में दूसरा पॉइंट, इसका उदाहरण मोबाइल हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, टीवी हो सकता है, इत्यादि बहुत सारे हो सकता है। ठीक है, ये अंतरव्यक्तिक संचार के उदाहरण है। वहीं जबकि हम अंतरव्यक्तिक संचार के उदाहरण की बात करें तो अंतरव्यक्तिक संचार का उदाहरण पत्र हो सकता है, ये नजदीक स्थित वस्तुओं के लिए किया जाता है। ऐसे पत्र को आप अंतरव्यक्तिक के अंतर्गत भी लग सकते हैं, लेकिन पहले ये होता था ज्यादातर, अब ये नजदीक स्थित वस्तुओं के लिए। अब ज्यादातर हमको लगता है कि अंतरव्यक्तिक संचार का उपयोग किया जाता है। आप कमेंट में बताइए कि ज्यादातर अंतरव्यक्तिक संचार या अंतरव्यक्तिक संचार का उपयोग किया जाता है ज्यादातर। और भी आप लिख सकते हैं अंतरव्यक्तिक संचार और अंतरव्यक्तिक संचार में अंतर। हम अंतरव्यक्तिक में बोल रहे हैं, तीसरा पॉइंट, इसमें दो राष्ट्रों के बीच संबंध होता है। चलिए एक बार सोच के देखिए, अगर अंतरव्यक्तिक संचार अगर दूर स्थित व्यक्तियों के लिए किया जाएगा तो भाई राष्ट्र के बीच ही संबंध सीधा स्थापित होगा, तो दो राष्ट्रों के बीच इसका संबंध होता है। जबकि वहीं अगर हम अंतरव्यक्तिक संचार की बात करें तो इसमें दो व्यक्तियों के बीच संबंध होता है। अब बोलिएगा राष्ट्र के बीच संबंध, हाँ तो राष्ट्र के बीच जैसे इस राष्ट्र से उस राष्ट्र किसी व्यक्ति के द्वारा ही भेजा जाता है, लेकिन राष्ट्र राष्ट्र की बात है इसमें, जबकि अंतरव्यक्तिक व्यक्ति व्यक्ति की बात है, इसमें व्यक्ति व्यक्ति में संबंध होता है। यही तो है अंतरव्यक्तिक अंतरव्यक्तिक संचार। हम आपको अपने भाषा में समझा रहे हैं, आप लोग बोलते हैं हार्ड है, कहाँ हार्ड है, क्या हार्ड है, समझ में आया ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है, किधर गया, अनुरूपता एवं अनुपालन में अंतर करें, यानी अनुरूपता एवं अनुपालन में अंतर करना है, अंतर स्पष्ट करना है। चलिए भैया देखते हैं क्या अंतर है। आप लिख सकते हैं अनुरूपता एवं अनुपालन में निम्न अंतर है, एक साइड अनुरूपता दूसरे साइड अनुपालन, और दोनों में अंतर लिखना शुरू कीजिएगा। चलिए हम अनुरूपता में पहला पॉइंट बोलते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं, एक एक पॉइंट बाई पॉइंट हम करके बोल देते हैं। देखिए, लोगों के अनुसार अपने आप को बनाना, यह है अनुरूपता। लोगों के अनुसार अपने आप को बनाना अनुरूपता कहलाता है। जबकि वहीं अनुपालन की बात करें तो अनुपालन में क्या होता है, लोगों के द्वारा जो नियम बनाया रहता है उस नियम पर हम लोग चलते हैं तो उसे अनुपालन कहते हैं। अनुरूपता अनुपालन में कुछ खास अंतर नहीं है, थोड़ा अंतर है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अनुरूपता क्या, अनुरूपता में क्या बताया है कि लोगों के अनुसार, जैसा लोग हैं वैसा ही हम अपने आप को बना दिए, लो यह अनुरूपता है। जबकि अनुपालन में क्या है कि लोग जो नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उस पर नियम कानून पर हम जो चलते हैं तो इसे कहते हैं अनुपालन। ठीक है ना? देख सकते हैं अनुरूपता समूहों के द्वारा बनने से उत्पन्न होता है, जबकि वहीं हम अनुपालन की बात करें तो अनुपालन में क्या होता है, समूह के नियमों का पालन करना पड़ता है। अनुरूपता समूहों के द्वारा बनने से उत्पन्न होता है, जबकि अनुपालन की बात करें तो अनुपालन जो है इसमें समूहों के नियम का पालन करना पड़ता है। बस यही तो अनुरूपता अनुपालन में अंतर है। समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। नेक्स्ट अगला है, आदि रूप तथा रूढ़िकृति में अंतर करें, यानी आदि रूप, प्राचीन रूप और रूढ़िकृति दोनों में करना है अंतर स्पष्ट। चलिए हम करते हैं अंतर स्पष्ट। आप लिख सकते हैं आदि रूप एवं रूढ़िकृति में निम्न अंतर है, और दो भाग में बांट दीजिए। आदि रूप और रूढ़िकृति में क्या अंतर है? आदि रूप किसे कहेंगे? जो भी रीति रिवाज, रहन सहन जो भी पहले से चलती आ रही है, उसी नियम को अगर हम अपनाएंगे, उसी नियम पर अगर हम चलेंगे तो इसे कहेंगे आदि रूप। आदि मतलब क्या? प्राचीन, बीते समय की बात। उसी नियम को हम लोग अपना रहे हैं, आदि रूप यानी बीते समय। जबकि रूढ़िकृति में क्या होता है, 4-5 व्यक्ति एक साथ मिलकर के कुछ नियम बना देता है, और तब उस नयका नयका नियम पर जब हम चलते हैं तो इसे कहते हैं रूढ़िकृति। बीते हुए समय, प्राचीन समय वाले नियम पर चलना आदि रूप। जबकि 5-4 व्यक्ति मिलकर एक साथ जब नियम बनाता है, उस नियम पर चलेंगे, नयका नयका नियम पर, तो इसे कहेंगे रूढ़िकृति। समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न, हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, लोगो चिकित्सा से आप क्या समझते हैं? देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, लोगो चिकित्सा से आप क्या समझते हैं? नहीं समझते हैं तो चलिए हम समझाते हैं कि आप लोगो चिकित्सा से समझते क्या है। देखिए, मानसिक रोगियों को ठीक करने में सहायता करने वाली एक चिकित्सा है जिसे लोगो चिकित्सा नाम से जाना जाता है। मानसिक रोगियों को ठीक करने में सहायता करने वाली, कहने का मतलब जो मानसिक रोगी क्या होता है, जो मन से जो रोगी होता है ना, यानी जो मन की तरह से जो अंदर से कितना रोगी, कोई अनेकों तरह से रोगी होता है, कोई बीमारी से, कोई कुछ से, तो कितना होता है मन से ही उसका रोग रहता है। एक मन वाला रोग भी होता है, ठीक है ना, इसे मानसिक रोगी कहते हैं। मन की संतुलन का बिगड़ जाना एक मानसिक रोग होता है मनोविज्ञान के अनुसार। तो इस मानसिक रोग को जो सहायता करने वाली जो चिकित्सा होती है ना, इसे हम लोग बोलते हैं लोगो चिकित्सा। यानी मानसिक रोग अगर आपको हो गया है
और इसको अगर ठीक कोई कर सकता है तो वो लोगो चिकित्सा ही ठीक कर सकता है, दूसरा कोई नहीं ठीक कर सकता है। मानसिक रोग को कोई ठीक कर सकता है तो लोगो चिकित्सा ही ठीक कर सकता है। इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, तो लोगो चिकित्सा कहते हैं, ठीक है ना। मानसिक रोग को ठीक करने वाली जो चिकित्सा होती है उसे लोगो चिकित्सा कहते हैं। इसमें लोगों के चित्र दिखाकर मानसिक रोगियों को ठीक किया जाता है। देखिए और समझिए, जब लोग मानसिक रूप से जब बीमार पड़ जाते हैं ना, तब उसका जो इलाज किया जाता है वो तो खैर मानसिक चिकित्सा के द्वारा किया ही जाता है। उसमें इलाज कैसे किया जाता है, चित्र दिखा किया जाता है। अगर आपसे सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में कहीं ऑप्शन के साथ पूछते कि कौन से रोग में चित्र दिखाकर उसका ठीक किया जाता है, तो मानसिक रोग जो होता है ना उसी में। और किसके माध्यम से, तो लोगो चिकित्सा के माध्यम से किया जाता है। सीधा समझिए, इस तरह के अगर मानसिक रोग अगर होता है उसे, तो उसे लोगो चिकित्सा के माध्यम से ठीक किया जाता है और चित्र दिखा करके उसी की सहायता से उसको ठीक किया जाता है। यह था लोगो चिकित्सा, कुछ हार्ड नहीं था, बस आसान है। वीडियो बैक करके फिर से समझा कीजिए, हम बार बार बोल देते हैं, ज़्यादा बोलेंगे उसी को 10 बार 15 बार तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप वीडियो को बैक करके देख लिया कीजिए ना। नेक्स्ट प्रश्न, तनाव स्वास्थ्य को किस ढंग से प्रभावित करता है। तनाव पिछले वीडियो में बताया था, उसका मतलब तनाव कहे तो डिप्रेशन, टेंशन, दबाव, आप जो समझिए। आप डिप्रेशन ज़्यादा समझते हैं ना, आप लोग ज़्यादा डिप्रेशन में जाते रहते हैं, तो डिप्रेशन आप लोग अच्छा खासा समझ रहे हैं। तो ये जो डिप्रेशन होता है ना, जो तनाव होता है, ये व्यक्ति के स्वास्थ्य को किस ढंग से प्रभावित करता है। तो सबसे पहले तो आप तनाव समझ गए या डिप्रेशन, यही जब हम लोग किसी भी बात को लेकर के ज़्यादा डिप्रेशन में, टेंशन में, दबाव में चले जाते हैं, अनेकों कारण हो सकता है, कुछ भी कारण, इसे हम लोग तनाव कहते हैं। अब ये जो तनाव है व्यक्ति के स्वास्थ्य को किस ढंग से प्रभावित करता है, तो निम्नलिखित ढंग से प्रभावित करता है। जैसे कि क्या होता है कि इसमें भूख का नहीं लगना, भूख नहीं लगेगा, आप खाना नहीं खाइएगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। क्या होता है, इसमें नींद नहीं आता है, और इंसान को कहा जाता है कि आवश्यकता अनुसार सोना भी चाहिए, ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। तो आप सोइएगा भी नहीं, नींद नहीं आता है, इसमें नहीं सोइएगा, फिर मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा। इस तरह के अगर तनाव में लोग चले जाते हैं तो वो क्या होता है कि गलत गलत विचार आने लगता है। तो इस तरह से मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, प्रभावित होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं। और तनाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य इस तरह से प्रभावित होता है। हमें उम्मीद है कि तनाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य किस किस ढंग से प्रभावित होता है, कैसे कैसे आप लोग समझ गए होंगे। इसको आप अपना शब्द में भी लिख सकते हैं, हमें उम्मीद है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न बोल रहा है, द्वंद्व एवं कुंठा का प्रतिबल के रूप में वर्णन करें। क्या है, द्वंद्व एवं कुंठा का प्रतिबल के रूप में वर्णन करें। चलिए समझते हैं द्वंद्व और कुंठा का प्रतिबल के रूप में क्या मतलब है कहने का। यानी मान लीजिए दो व्यक्ति एक साथ बात कर रहा है, या दो से अधिक व्यक्ति ही हो एक साथ बात कर रहा है, उसकी बात को हम सुन लिए और वो बात हो सकता है हमें न जज करे, अच्छा ना लगे, तब हमें गुस्सा आ जाए। तब जो गुस्सा आता है उसे हम लोग द्वंद्व कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बात सुनकर के हमें जो गुस्सा आता है उसे द्वंद्व कहते हैं। फिर से समझिए, जब हम लोग कोई काम करते रहते हैं ना, और उस काम के करने के दौरान कोई जाकर उसमें बाधा डाल देता है। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, अब कोई आएगा और वहां से धोखा देगा, अब वीडियो तो खराब हो गया। अब जो हमें गुस्सा आएगा इसे हम लोग कुंठा कहेंगे। जबकि द्वंद्व किसे कहते हैं, तो द्वंद्व हम लोग उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक व्यक्ति बातचीत कर रहा है, उसकी बात सुन करके हमें जो गुस्सा आया। मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, या फिर यहाँ पर दो व्यक्ति और होते हैं और हम दोनों मान लीजिए आपको पढ़ाते रहते, हो सके तो हम मेरा ही बात सुन करके आपको गुस्सा आ जाता, तो इसे हम लोग द्वंद्व कहते हैं। जबकि अभी हम वीडियो बना रहे हैं, कोई आकर के हमको धोखा देगा और हमें जो गुस्सा आएगा ना उसे हम लोग कुंठा कहेंगे। समझ में आ गया, हमें उम्मीद है समझ में आ गया द्वंद्व एवं कुंठा में अंतर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न शायद देख लेते हैं। क्या है, सामूहिक अचेतन का अर्थ बताएं। सामूहिक अचेतन का अर्थ बताएं। संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति से आप क्या समझते हैं, परंपरा से आप क्या समझते हैं, चाहे सामूहिक अचेतन से आप क्या समझते हैं, सबका मतलब वही है। जो भी परंपरा प्राचीन समय से चलती आ रही है, जो भी विधि विज्ञान प्राचीन समय से चलती आ रही है, उसी विधि विज्ञान पर हम लोग भी चलते हैं, ठीक है ना। नए पीढ़ी के लोग कहे तो अभी जो नए पीढ़ी के जो लोग सब होता है उसी विधि विज्ञान पर चले, जिस पर हमारे पूर्वज लोग चलते आ रहे हैं, हम लोग भी उसी पर चल रहे हैं। इसे हम लोग कहते हैं सामूहिक अचेतन। आप लोग लिख सकते हैं कि जो भी विधि विज्ञान प्राचीन समय से चलती आ रही है उसी विधि विज्ञान पर हम लोग भी चल रहे हैं, नए पीढ़ी के लोग चल रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं सामूहिक अचेतन। इसे संस्कृति भी कहा जाता है, बोल सकते हैं बिल्कुल। अथवा जिस विधि विज्ञान को हमारे पूर्वज मानते थे और उसी विधि विज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी मानते आ रहे हैं, यानी जिस विधि विज्ञान जो भी परंपरा हो, परंपरागत रूप से जो भी बात हो, जिसको हमारे पूर्वज लोग, हमारे दादा बाबा परदादा जो मानते थे, उसी विधि विज्ञान को हम लोग भी मान रहे हैं, हमारे पूर्वज भी, और हमारा जो पीढ़ी होगा नया का वो भी मानेगा।
इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग सामूहिक अचेतन कहेंगे। तो अनेकों तरह से हम परिभाषा लिखे हुए हैं, किताबी परिभाषा नहीं है, अपना परिभाषा है, बस आप लोग समझते रहिए एकदम अपने भाषा में। तो इसे हम लोग कहते हैं सामूहिक अचेतन। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हमारे पूर्वज लोग क्या करते थे, सूर्य को देवता मान करके उसकी पूजा किया करते थे। आज हम लोग भी सूर्य को देवता मान करके उसकी पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं सामूहिक अचेतन। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को 10 प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। नहीं समझ में आया है मत लाइक कीजिएगा, दबाव नहीं है। चैनल पे अच्छा अगर वीडियो लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा है मत कीजिएगा सब्सक्राइब, कोई दबाव नहीं है। शेयर भी कर दीजिएगा अच्छा लगा होगा तो। और तीसरा पार्ट आने का इंतजार कीजिएगा। उम्मीद रखिए कि इसी में से एग्जाम में प्रश्न टकराएगा, यकीनन उम्मीद रखिए। ये दूसरा पार्ट था, तीसरा पार्ट इस तरह से 8 9 10 पार्ट लेकर के आएंगे, टकरा जाएगा उससे एग्जाम में। आपके कोचिंग में ना जाने सर कितना प्रश्न लिखाए होंगे, कितना प्रश्न नहीं लिखाए होंगे, टकराएगा कि नहीं टकराएगा, लेकिन यहाँ से टकराने की हम गारंटी लेते, 100% गारंटी टकराएगा। बस आप लोग उम्मीद रखिए, विश्वास से बड़ा कुछ नहीं था, विश्वास रखिए और एग्जाम में जाइए और लिख करके आइए। इसी भाषा में आपको नंबर पूरा पूरा दिया जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आपका फुल उस पर पकड़ होना चाहिए। अगर आप चाहे ऑब्जेक्टिव का डिमांड कीजिएगा तो वो भी लेकर के आएंगे। फिलहाल अभी हम सब्जेक्टिव को कंप्लीट कर रहे हैं। यह पार्ट 2 था, यह पार्ट 2 था, इसके बाद पार्ट 3 लेकर के आएंगे। वीडियो कैसा लगा है या कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिएगा। फिर हम लोग आप लोगों के आप लोगों के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।